A very good morning class. In this video we will discuss about phase control rectifier जिसको हम लोग AC to DC कन्वर्टर भी बोलते हैं एंड ये आपके यूनिट थर्ड का पार्ट है. ओके ये टॉपिक ऑलरेडी हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं बट जैसा कि मैंने आप लोग से पहले भी बोला था कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हर एक टॉपिक एक दूसरे से लिंक है. सो अगर यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई, सर्किट कैसे वर्क कर रहा है, वेव फॉर्म कैसे क्रिएट हो रहा है, देन एक्सप्रेशन हम लोग किस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं, देन आने वाले जितने भी टॉपिक हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे. राइट. सो स्टार्ट करने से पहले कुछ आइडियल कंडीशंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं. राइट. सो देयर आर 4 आइडियल कंडीशन जो कि हम लोग यहाँ पे प्री एज्यूम करके चलना होगा. पहली आइडियल कंडीशन है देयर इज़ नो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस देम ड्यूरिंग टर्न ऑन. ऑब्वियस है टर्न ऑन के टाइम में प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है बट यहाँ पे हम आइडियल कंडीशन मान के चल रहे हैं देयर इज़ नो वोल्टेज ड्रॉप. ठीक है. सो सेकेंड आइडियल कंडीशन है देयर इज़ नो रिवर्स करंट एग्जिस्ट अंडर रिवर्स वोल्टेज कंडीशन. ठीक है. प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ रिवर्स करंट ज़रूर फ्लो करेगा ड्यू टू मैग्नेटिक करियर, लेकिन आइडियली यहाँ पे मान के चलेंगे ज़ीरो. ठीक है. एंड सिमिलरली फॉरवर्ड लीकेज करंट भी होता है आपका इन केस ऑफ SCR. ठीक है. फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में कुछ ना कुछ आपका करंट फ्लो करेगा, देन अगेन आइडियली हम यहाँ पे ज़ीरो एज्यूम करके चलेंगे. नाउ थर्ड कंडीशन है होल्डिंग करंट इज़ ज़ीरो. होल्डिंग करंट जैसा कि मैंने आपको यूनिट 1 में पढ़ाया था, होल्डिंग करंट क्या होता है, दैट्स वन ऑफ द कंडीशन ऑफ थायरिस्टर कम्यूटेशन. व्हेन एनोड करंट इज बिलो द होल्डिंग करंट तभी आपका थायरिस्टर टर्न ऑफ होगा, अदरवाइज ऑफ नहीं होगा. एक और करंट हम लोग जानते हैं दैट इज लैचिंग करंट. लैचिंग करंट क्या होता है, जब एनोड करंट लैचिंग करंट के बराबर पहुंच जाएगा और वी कैन से उससे ज़्यादा हो जाएगा तभी आपका थायरिस्टर कंडक्शन मोड में होगा, अदरवाइज वो आपका ऑफ मोड में ही रहेगा. राइट. फोर्थ एंड लास्ट कंडीशन आइडियल कंडीशन दैट इज ऑन टाइम ऑफ टाइम. यहाँ पे हम लोग ज़ीरो कंसिडर करेंगे. ठीक है. अगेन यूनिट 1 में आपने नंबर ऑफ पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस पढ़ा था, उसमें आपने हर एक डिवाइस की स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक ज़रूर स्टडी करी होगी. वहाँ पे हम लोग देखा था कुछ ना कुछ स्विचिंग टाइम ज़रूर हमें लगता है ऑन टाइम एंड ऑफ टाइम. सो यहाँ पे आइडियली हम इसको ज़ीरो मान के चलेंगे जस्ट फॉर कन्वीनियंट एंड जिसके वजह से हम लोग को एक्सप्लेनेशन थोड़ा सिंपल हो जाए, दैट्स वाई. ठीक. एंड नोट करने वाली बात यह है ट्रिगर सर्किट को हम यहाँ पे शो नहीं करेंगे. ट्रिगर सर्किट यानी किस पर्टिकुलर एंगल पे हम ट्रिगर कर रहे हैं पर्टिकुलर SCR को, उसके लिए अलग से हमको सर्किट शो करने की ज़रूरत पड़ती है. बट अगेन जस्ट फॉर कन्वीनियंस एंड सिंप्लिसिटी यहाँ पे हम उसको शो नहीं करने वाले हैं. ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है, दैट इज़ अ थायरिस्टर कम्यूटेशन. ठीक है. थायरिस्टर कम्यूटेशन के लिए 2 कंडीशन होना ज़रूरी है. थायरिस्टर कम्यूटेशन बोलें या थायरिस्टर टर्न ऑफ बोलें. पहली कंडीशन जैसे कि मैंने अभी बोला था आपसे, एनोड करंट शुड बी बिलो द होल्डिंग करंट. दूसरी कंडीशन कुछ सफिशिएंट टाइम के लिए हमको रिवर्स वोल्टेज SCR को प्रोवाइड करना होगा जिसके वजह से थायरिस्टर फिर से अपना ब्लॉकिंग स्टेट रीगेन कर सके. ठीक है. ये 2 कंडीशन अगर फुलफिल हो रही होंगी तभी आपका थायरिस्टर कम्यूटेट होगा, अदरवाइज वो आपका ऑन स्टेट में ही रहेगा. राइट. सो देयर आर लॉट ऑफ टाइप ऑफ कम्यूटेशन जो कि आपका यूनिट 2 का पार्ट है जिसको हम लोग बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे. फिलहाल फेज कंट्रोल रेक्टिफायर में हमको नेचुरल कम्यूटेशन की ज़रूरत होगी जिसको हम लोग लाइन कम्यूटेशन से भी जानते हैं. नेचुरल लाइन कम्यूटेशन का नाम क्यों हम लोग ने इसको दिया, क्योंकि जो हम लोग इनपुट सप्लाई दे रहे हैं उसी सप्लाई के ही हेल्प से आपका यहाँ पे थायरिस्टर टर्न ऑफ हो जाएगा. दैट्स वाई यहाँ पे लाइन कम्यूटेशन और नेचुरल कम्यूटेशन वर्ड हम लोग ने यूज़ किया. नेक्स्ट कम्यूटेशन है दैट इज़ फोर्स कम्यूटेशन. फोर्स कम्यूटेशन भी अलग अलग पार्ट में जो कि हमको यूनिट 2 में डिटेल में पढ़ना होगा. फोर्स कम्यूटेशन के लिए हम लोग को एक्सटर्नल सर्किट की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है. सो फिलहाल फेस कंट्रोल रेक्टिफायर में हमको फोर्स कम्यूटेशन की ज़रूरत नहीं है. साइक्लो कन्वर्टर, इन्वर्टर, वहाँ पे हमको फोर्स कम्यूटेशन देखने को मिलेगा. ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है आपका फायरिंग एंगल. ठीक है. फायरिंग एंगल क्या है आपका, जैसा कि आप जानते हैं थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस होने पे आपका कंडक्टिंग मोड में नहीं जाएगा, लेकिन जैसे ही उसको हम फायर करेंगे, ट्रिगर करेंगे एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है, वहीं से आपका थायरिस्टर टर्न ऑन हो जाएगा. ठीक. सो उसको समझने के लिए अगर हम यूनिट 1 का थायरिस्टर वी कैन से यूनिट 2 का वो पार्ट है, ठीक, उस कंस्ट्रक्शन अगर हम ध्यान करें, सो थायरिस्टर आपका क्या है, 4 लेयर सेमीकंडक्टर डिवाइस PN. उस 4 लेयर की वजह से आपका 3 जंक्शन क्रिएट होते थे, J1, J2, J3. ठीक.
जब थायस्टर को हम फॉरवर्ड बाइस रख रहे हैं तो J1 J3 तो आपका फॉरवर्ड बाइस रहता था, बट J2 जंक्शन आपका रिवर्स बाइस में रहता है। दैट्स वाई आपका थायस्टर कंडक्शन मोड में नहीं जाता है। ठीक, जैसे इस J2 जंक्शन जो कि आपका रिवर्स बाइस में, अगर ये ब्रेक डाउन हम इसको किसी तरीके से कर दें, देन आपका थायस्टर कंडक्शन मोड में चला जाएगा। सो ब्रेक डाउन करने का वी कैन से थायस्टर टर्न ऑन मेथड, देयर आर लॉट ऑफ टर्न ऑन मेथड जो कि हम लोग ने डिटेल में थायस्टर के पार्ट में पढ़ा था। ठीक है, फॉर एग्जांपल गेट ट्रिगरिंग देखा था, लाइट ट्रिगरिंग देखा था एंड सो ऑन। ठीक, सो एट ए पर्टिकुलर एंगल जैसे हमने उसको ट्रिगर किया, थायस्टर हमारा टर्न ऑन हो जाएगा और वी कैन से एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट उस J2 जंक्शन को हम लोग ने ब्रेक डाउन कर दिया। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला सर्किट दैट इज सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विद आर लोड, राइट। सो सर्किट डायग्राम अगर ध्यान से देखें, सिर्फ 3 एलिमेंट यहाँ पे आपको देख रहे हैं। फर्स्ट वन इज दैट इज इनपुट वोल्टेज Vs, सेकेंड टर्म इज दैट इज लोड आर लोड, थर्ड टर्म जो आपका है दैट इज थायरिस्टर जिसको हम लोग ने T के नाम से डिनोट किया है। ठीक, एक सिंपल सा छोटा सा सर्किट बन रहा है। इस छोटे से सर्किट में अगर हम यहाँ पे KVL अप्लाई करें तो इक्वेशन हमारी बनती है Vs इज इक्वल टू VT प्लस V0। ठीक है, इस इक्वेशन को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी की वजह से हम एक तरीके से वेवफॉर्म सारी क्रिएट करेंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द सप्लाई SCR हमारा फॉरवर्ड बाइस तो हो गया, लेकिन अभी टर्न ऑन नहीं होगा। ठीक, एट अ फायरिंग एंगल अल्फा। ठीक है, जैसे ही हम लोग ने थायस्टर को फायर किया, ट्रिगर किया, तब जाके वो कंडक्शन मोड में आएगा, राइट। सो अगर हम वेवफॉर्म यहाँ पे ध्यान दें, इनपुट सप्लाई Vs हमारे पास है। ठीक है, सेकेंड वेवफॉर्म आपका दैट इज अ गेट पल्स, तीसरी वेवफॉर्म आपका आउटपुट वोल्टेज, फोर्थ दैट इज आई आउटपुट इज इक्वल टू IS के बराबर होगा, सर्किट पे आप ध्यान से देख सकते हो। एंड फिफ्थ वन इज थायरिस्टर का जो आपका वेवफॉर्म है, थायरिस्टर का क्रॉस जो वोल्टेज होगा। इस इक्वेशन पे अगर फोकस करें, Vs इज इक्वल टू V0 प्लस VT, जैसा कि मैंने बताया था। ठीक, सो सप्लाई हम लोगों ने तो दे दिया, बट थायरिस्टर अभी टर्न ऑन नहीं हुआ, दैट्स वाई आउटपुट के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो जीरो है। एट एन एंगल 0 टू अल्फा में देखें, आउटपुट के अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट शुड बी 0 एट एन एंगल अल्फा डिग्री। जैसे ही थायरिस्टर को हम लोग ने ट्रिगर किया, ठीक, कुछ गेट पल्स दिया, जंक्शन J2 हमारा ब्रेक डाउन हो गया और थायरिस्टर हमारा टर्न ऑन हो गया। जैसे ही थायरिस्टर टर्न ऑन हुआ तो आप देख सकते हैं एट एन एंगल अल्फा आउटपुट वोल्टेज शुड बी Vm साइन अल्फा। ओमेगा टी की जगह मैं वहाँ पे एक एंगल पुट कर दिया, वो एंगल क्या है, साइन अल्फा। सिमिलरली क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे आर लोड यूज़ किया है तो V आउटपुट और I आउटपुट बोथ आर इन द सेम फेस। जितनी वैल्यू आपकी Vm साइन अल्फा हुआ, सिमिलरली यहाँ पे करंट की वेवफॉर्म क्या हो जाएगी, Im साइन अल्फा, और वी कैन से Vm साइन अल्फा डिवाइडेड बाई R। ठीक, एट एन एंगल पाई जैसे ही वोल्टेज जीरो होगा तो करंट भी जीरो होगा बिकॉज ऑफ आर लोड बोथ आर इन द सेम फेस। ठीक, तो आप देख सकते हैं दोनों सेम फेस में, बस मैक्सिमम वैल्यू दोनों की डिफरेंट होगी। V आउटपुट अगर Vm है का मैक्सिमम वैल्यू Vm है तो I आउटपुट दैट शुड बी द Vm डिवाइडेड बाई R। ओके, नाउ इस इक्वेशंस पे अगर अगेन फोकस करें, ठीक, Vs इज इक्वल टू V0 प्लस VT। जब V0 जीरो है तो ऑब्वियस है थायरिस्टर का क्रॉस वोल्टेज Vs के बराबर होगा। तो 0 टू अल्फा में देखिए, जब V0 जीरो है तो थायरिस्टर का क्रॉस वोल्टेज सेम आपका जैसा जो Vs के अक्रॉस दिख रहा है। ठीक है, सिमिलरली आगे बढ़ें, अल्फा टू पाई तक आपका V0 की वैल्यू Vs के बराबर है। तो ऑब्वियसली V0 इज इक्वल टू Vs है, तो Vt की वैल्यू क्या होगी आप देख सकते हैं, ये टर्न ऑन कंडीशन है तो ऑब्वियसली Vt की वैल्यू शुड बी 0। ठीक है, एंड सो ऑन। ईजी आप देख सकते हैं, अगर इन दोनों वेवफॉर्म को अगर हम ऐड करें तो Vs शुड बी इक्वल टू V0 प्लस Vt। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। SCR टर्न ऑफ टाइम और वी कैन से सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या होगा इन दिस पर्टिकुलर सर्किट, पाई बाई ओमेगा। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, सर्किट टर्न ऑफ टाइम, जो कि आने वाले हर एक सर्किट में यूज़ होगा। सो सर्किट टर्न ऑफ टाइम के लिए 2 कंडीशन है, दिमाग में बिठा लीजिए, कभी आपसे गलती नहीं होगी। पहली कंडीशन, थायरिस्टर रिवर्स बाइस कितने पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए हो रहा है, कितने पर्टिकुलर एंगल के लिए हो रहा है, साथ ही साथ उस पर्टिकुलर एंगल में आपका एनोड करंट 0 होना चाहिए। यानी ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली वर्क कर रही। एनोड करंट शुड बी 0 एंड थायरिस्टर शुड बी रिवर्स बाइस। तो फिलहाल यहाँ वेवफॉर्म में देखें, पाई टू 2 पाई तक आपका थायरिस्टर रिवर्स बाइस हो रहा है, आफ्टर देन वो फॉरवर्ड बाइस हो जा रहा है। ठीक है, इजीली आपको दिख रहा होगा VT का अगर वेवफॉर्म देखें, एंड एट दैट इंस्टेंट पाई टू 2 पाई आपका करंट भी 0 हो रहा है, लेकिन 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा भी करंट 0 है, बट थायरिस्टर आपका फॉरवर्ड बाइस है तो ये कंडीशन नहीं लेंगे। यानी सर्किट टर्न ऑफ टाइम कहाँ से कहाँ तक है, पाई टू 2 पाई,
यानी टोटल एंगल कितना हुआ 2 पाई माइनस पाई, दैट इज पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है। सो टाइम के टर्म में बताना है, दैट्स वाई टी इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं एवरेज आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। एवरेज आउटपुट वोल्टेज जैसे मैंने क्लास में बताया था, एवरेज का मतलब डीसी हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है, यानी प्योर डीसी और वी कैन से जो हमारा वोल्टेज निकल के आ रहा है इक्वलेंट टू डीसी कितना होगा, तो उसके लिए हम लोग एवरेज वैल्यू हमेशा कैलकुलेट करते हैं, ठीक। सो नॉर्मली एवरेज जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, फंडामेंटल पीरियड हमको पता होना चाहिए और वेव फॉर्म कहाँ से कहाँ तक आपका अप्लाई करना है हमको, वो वैल्यू हम यहाँ पे लेके चलेंगे। सो आप देख सकते हैं वी आउटपुट का वेव फॉर्म आप देखिए, ठीक है, 0 to 2 पाई, आफ्टर 2 पाई अगेन रिपीटिशन हो रहा है, तो ऑब्वियस है 0 to 2 पाई फंडामेंटल पीरियड इज 2 पाई, ठीक। कहाँ से कहाँ तक ये आपका वेव फॉर्म आ रहा है, दैट इज फ्रॉम अल्फा से लेके पाई तक, बाकी वैल्यू इसकी 0 है, तो ऑब्वियस है अल्फा से लेके पाई तक हम इसकी वैल्यू इंडिकेट करेंगे। किस फंक्शन को इंडिकेट करेंगे, अल्फा से पाई तक आप देख सकते हैं वी एस के बराबर है, तो वी एस की वैल्यू क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी, यहाँ पे हम पुट करेंगे, राइट। सो एवरेज वैल्यू 1/2 पाई फंडामेंटल पीरियड, अल्फा से लेके पाई तक हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं। देन आफ्टर देन वी एस यहाँ पे क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू डी ओमेगा टी। ये ध्यान रखिएगा, ये बच्चे जनरली गलती करते हैं, डी टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो आपकी वैल्यू गलत आएगी। हम लोग जितने वेव फॉर्म बनाए हैं एक्स एक्सेस में हम लोग ने एंगल रखा है, दैट इज ओमेगा टी। सो वी आउटपुट आपका इजिली यहाँ पे आप देख सकते हैं, इजीली छोटा सा डेविएशन आप इजीली डिराइव कर सकते हैं, एंड फाइनली वी आउटपुट की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। सो मैक्सिमम वैल्यू जो वैल्यू निकल के आई है, ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू 0 पुट करिए तो ऑब्वियस मैक्सिमम वैल्यू निकल आएगी। मिनिमम क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू 180, राइट, सॉरी मिनिमम दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड सो ऑन, ठीक है। तो पर्टिकुलर आप एंगल यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो अलग अलग आपके एवरेज वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी, ठीक है। ज़ीरो एंगल पे ऑब्वियस है वेव फॉर्म देखिए, 0 पे आपको मैक्सिमम मिलेगा, 90 पे अगेन आपको हाफ मिल रहा है, 180 और वी कैन से पाई पे आपको 0 मिल रहा है, ठीक। सो कॉस 180 इज -1, तो इस इक्वेशन में अगर हम पुट करें +1 -1 दैट शुड बी 0, यानी वी आउटपुट वहाँ पे आपको 0 मिल रहा है। सिमिलरली एवरेज लोड करंट की हम बात कर रहे हैं, एवरेज लोड करंट यानी डीसी लोड करंट की बात कर रहे हैं, तो आई आउटपुट इज इक्वल टू वी आउटपुट अपॉन आर। देन आरएमएस वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, भले यहाँ पे हम लोग रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं, डीसी रेक्टिफायर यानी हमको डीसी से मतलब है, लेकिन कुछ ऐसे डीसी लोड होते हैं जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरएमएस वैल्यू, क्योंकि आरएमएस वैल्यू आपका एक तरीके से हीटिंग एलिमेंट की तरफ आपको कैलकुलेट करके बताता है, हीटिंग एलिमेंट की वैल्यू बताता है। सो फॉर एग्जांपल आपका बल्ब हो गए, अगर बल्ब एज अ लोड हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग आरएमएस वैल्यू को यूज़ करेंगे, जहाँ भी हीटिंग इफेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम आरएमएस वैल्यू यूज़ करेंगे, ठीक। एवरेज वैल्यू प्योर डीसी रहता है, आरएमएस में एसी प्लस डीसी कंपोनेंट आपका बोथ प्रेजेंट होगा। प्योरली साइनसॉइडल होगा तो ऑब्वियस सिर्फ एसी प्रेजेंट होगा, अगर कुछ ना कुछ रिपल है, कुछ ना कुछ हार्मोनिक्स हैं, तो डीसी कंपोनेंट्स भी वहाँ प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो आरएमएस आई थिंक आप लोगों को पता है आरएमएस हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, सब कुछ वैसे ही रखना है, ठीक है। वी आर का होल स्क्वायर 1 फंडामेंटल पीरियड, इंडिकेट अल्फा से लेके पाई तक, फंक्शन दिस टाइम वी एस का होल स्क्वायर यानी वी एम का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू अगेन डी ओमेगा टी इंडिकेट करें, एंड अगेन आर एम एस करेंट भी आप निकाल ले जाओगे, आई ओ आर इज इक्वल टू वी ओ आर अपॉन आर, क्लियर है। नाउ पावर डिलीवर टू रेजिस्टिव लोड, ठीक है, पावर यहाँ पे इजिली आप फॉर्मूला पता ही है, इजिली आप पावर भी कैलकुलेट कर ले जाओगे। आगे बढ़ते हैं, आफ्टर देन इनपुट पावर फैक्टर, ठीक है, अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर विच इज पावर डिलीवर टू लोड अपॉन इनपुट वोल्ट एम्पियर। तो पावर डिलीवर टू लोड, जब भी हम इनपुट पावर फैक्टर की बात करेंगे तो आरएमएस के टर्म में हमको निकालना है, तो पावर डिलीवर टू लोड वी इंटू आई, और दोनों यहाँ वी आई आपका आरएमएस के टर्म में होगा, यानी वी ओ आर और आई ओ आर। सिमिलरली इनपुट वोल्ट एम्पियर दैट इज वी एस जो कि आपका आरएमएस के टर्म में होगा, ठीक है, कैपिटल वी एस से डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल वी एस आपका इंस्टेंटेनियस शो कर रहा था, एंड मल्टीप्लाई बाई कैपिटल आई एस, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे आपने देखा था आई एस इज इक्वल टू आई नॉट है, तो ऑब्वियस यहाँ आर एम एस वैल्यू भी आई एस आई ओ आर बोथ आर इक्वल, दैट्स वाई आई एस के जगह यहाँ पे हम आई ओ आर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं और आपस में ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक। देन फाइनली सब्सटीट्यूट करा और इजिली आपका इनपुट पावर फैक्टर का फॉर्मूला आपके सामने ये डिराइव हो गया, ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है। आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट सर्किट दैट इज सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विथ RL। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही है, बस लोड हम लोग ने चेंज कर दिया है। ठीक है, लोड दिस टाइम हम लोग ने R की जगह RL यूज़ कर रहे हैं। ठीक, सो इंडक्टिव पार्ट आ गया है। सो आपको पता है इंडक्टिव पार्ट के केस में क्या होगा, आपका करंट आपका लैग करने लगता है, तो बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे होगी। ठीक है, सो अगेन सप्लाई वोल्टेज दिया, अगेन वी आउटपुट एट एन एंगल अल्फा पे आपका वी आउटपुट आपका क्रिएट हुआ। ठीक, लेकिन करंट हमारा उसके पीछे पीछे चलेगा, यानी लैग करेगा। तो आप देख सकते हैं एट एन एंगल पाई पे आपका वी आउटपुट जीरो हो रहा है। ठीक, एट दैट इंस्टेंट, बट आपका जो करंट है वो जीरो नहीं हो रहा है। ठीक है, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। सो थायस्टर टर्न ऑफ नहीं हुआ, क्योंकि थायस्टर टर्न ऑफ होने की कंडीशन है दैट इज एनोड करंट बिलो द होल्डिंग करंट, बट एट एन एंगल पाई इन दिस वे फॉर्म आपका अभी तक जीरो नहीं हुआ है, दैट्स वाई थायस्टर टर्न ऑफ नहीं हुआ। ठीक, सो कुछ पर्टिकुलर इंस्टेंट के बाद, कुछ पर्टिकुलर एंगल के बाद थायस्टर ऑफ होगा। वो एंगल को हम यहाँ पे डिनोट किए, दैट इज एंगल बीटा। ठीक है, सो आप देख सकते हैं जैसे एट एन एंगल बीटा पे आपका पहुंचा करंट जीरो हुआ तो थायस्टर वहीं पे आपका टर्न ऑफ हो जाएगा। ठीक है, सो फॉर दिस पर्टिकुलर सर्किट थायस्टर आपका रिवर्स बाइस में भी कंडक्ट हो रहा है। रिवर्स बाइस में कहाँ से कहाँ तक कंडक्ट हो रहा है, पाई से लेके बीटा तक। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। अगेन थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, बिल्कुल वही इक्वेशंस आपको अप्लाई करने हैं। वी एस इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी टी। ठीक, जहाँ तक वी नॉट है उस केस में आपका वी टी जीरो होगा, जहाँ वी नॉट जीरो है वहाँ पे आपका वी टी प्रेजेंट होगा। तो अगेन इन दोनों वेव फॉर्म को अगर हम ऐड करें तो वो वी एस के बराबर होगा। राइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, सो जितनी बातें मैंने बोली वो सारी चीज़ें ये पॉइंट वाइज लिखी है। ठीक है, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द सप्लाई वोल्टेज थायस्टर हमारा फॉरवर्ड बाइस हुआ एट एन एंगल अल्फा, थायस्टर इज टर्न ऑन बाय गेटिंग सिग्नल। ठीक, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको पॉइंट वाइज लिख सकते हो। बीटा को हम लोग यहाँ पे एक्सटेंशन एंगल बोलते हैं। एक्सटेंशन वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आफ्टर सम एंगल आपका कह सकते हैं कुछ टाइम के लिए, कुछ एंगल के लिए यहाँ पे एक्सटेंड हो रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे एक्सटेंशन एंगल नाम दिया। अल्फा फायरिंग एंगल और बीटा माइनस अल्फा यानी कहाँ से कहाँ तक कंडक्ट हो रहा है, तो इसको हम लोग कंडक्शन एंगल, जिसको हम लोग गामा से डिनोट करते हैं। नाउ सर्किट टर्न ऑफ टाइम, प्रीवियस सर्किट में मैंने बताया था ये दो कंडीशन आपकी फुलफिल होना चाहिए। सो दिस टाइम भी आपका ये दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। वेट अ सेकेंड, यस। सो वो दो कंडीशन कौन सी थी, आई आउटपुट आपका जीरो होना चाहिए, साथ ही साथ थायस्टर आपका रिवर्स बाइस हो। तो फिलहाल यहाँ थायस्टर रिवर्स बाइस कब हो रहा है, पाई टू बीटा में देखिए जीरो है तो ऑब्वियस है फॉरवर्ड बाइस है, तो पाइस प्लस बीटा, और वी कैन से बीटा से लेके 2 पाई प्लस अल्फा तक ये आपका सॉरी बीटा से लेके 2 पाई तक ये रिवर्स बाइस है। आफ्टर 2 पाई ये फॉरवर्ड बाइस हो गया, एंड दैट केस आई आउटपुट जीरो है। यस, बीटा से लेके 2 पाई तक हमारा आई आउटपुट भी जीरो है। तो ऑब्वियस है ये बीटा से लेके 2 पाई तक हमको एंगल लेना है, तो किस तरीके से ये एंगल ले सकते हैं, यहाँ पे सर्किट टर्न ऑफ टाइम कितना हो जाएगा, इसलिए आप देख सकते हैं 2 पाई दैट इज टोटल माइनस वो बीटा, जीरो से बीटा तक वो एंगल है, तो वो पर्टिकुलर एंगल हमको पता चल जाएगा दैट इज 2 पाई माइनस बीटा अपॉन ओमेगा। तो इजली सर्किट टर्न ऑफ टाइम, किसी भी सर्किट का आपको आपसे पूछा जाता है, अगर आपने वेव फॉर्म क्रिएट कर लिया है, ठीक है, अगेन इसको याद करने की ज़रूरत नहीं, वेव फॉर्म आपके सामने है तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम आप इजली बता सकते हो। ये दो कंडीशन फुलफिल साइमल्टेनियसली होनी चाहिए, एनोड करंट यानी आई आउटपुट भी जीरो हो, साथ ही साथ आपका थायस्टर उस पर्टिकुलर एंगल में आपका रिवर्स बाइस्ड हो। ठीक, अगेन एवरेज लोड वोल्टेज डीसी की हम बात कर रहे हैं। अगेन फंडामेंटल पीरियड आप वेव फॉर्म देख सकते हो 1/2 पाई तक है, 2 पाई के बाद रिपीटिशन होना शुरू हुआ। दिस टाइम अगेन वी एस को इंटीग्रेट करेंगे। वी एस फंक्शन क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, अल्फा से लेके बीटा तक। देन अगेन सब्सटीट्यूट किया, नॉर्मल छोटा सा इंटीग्रेशन है, ये आपने सॉल्व कर लिया। नाउ एवरेज लोड करंट, ठीक है, डिवाइडेड बाई आर करना है, बिकॉज आपका डीसी की वैल्यू बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस है आर एल। डीसी के केस में इंडक्टिव पार्ट का अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, ऑब्वियस है जीरो। ठीक है, V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होता है हमारा, तो ऑब्वियस उस समय आपका डीसी पार्ट है तो डी आई बाई डी टी जीरो, तो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा डीसी वोल्टेज होगा दैट शुड बी जीरो। दैट्स वाई यहाँ करंट हम लोग सीधे आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। नाउ आर एम एस लोड वोल्टेज अगेन बिल्कुल वैसे ही इंटीग्रेशन करना है,
दिस टाइम अल्फा से लेके बीटा तक इंटीग्रेट करेंगे, ठीक ना। आई यू आर की वैल्यू हम डायरेक्टली यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, आई यू आर इज इक्वल टू वी ओ आर अपॉन आर नहीं पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आर एम एस टर्म कैलकुलेट कर रहे हैं जिसमें आपका ए सी डी सी कंपोनेंट दोनों प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो ऑब्वियस इसको अलग तरीके से हम सॉल्व करेंगे, आगे चल के देखते हैं इसको हम लोग ना। इनपुट पावर फैक्टर अगेन सेम फॉर्मूला, पावर डिलीवर टू लोड अपॉन इनपुट वी ए, ठीक। सब्स्टिट्यूट किया, आपस में कैंसिल आउट हो गया। ना आई आउटपुट यहाँ पे इक्वेशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जो आपकी आई आउटपुट दिख रहा होगा दिस टाइम आपका वी आउटपुट की तरह नहीं है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे दो टर्म हम कंपोनेंट डिवाइड कर रहे हैं आई आउटपुट के, एक स्टेडी स्टेट कंपोनेंट, एक ट्रांजिएंट कंपोनेंट। इन दोनों कंपोनेंट को हमको डिराइव करना होगा, तब जाके वो आई नॉट इक्वेशन आएगी। उस आई नॉट इक्वेशन की हेल्प से जो भी इक्वेशन निकल के आ रही है वहाँ से हम आई ओ आर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फिलहाल इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए आपको आई ओ आर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ आई नॉट आप कैलकुलेट करके दिखा सकते हो, ठीक। इजी है, ये मैं ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। आप इसको देख सकते हो, स्टेडी स्टेट कंपोनेंट निकाला, ट्रांजिएंट कंपोनेंट निकाला, देन सब्स्टिट्यूट किया, ठीक। इसमें किसी कोई प्रॉब्लम होती है सो प्लीज़ कॉल करके इसको पूछ लीजिएगा। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे इसको स्किप कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सर्किट इज सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विद आरएल लोड एंड फ्री व्हीलिंग डायोड, ठीक। अगेन सारी चीज़ें सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे एक अलग से डायोड यूज़ कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड फ्री व्हीलिंग, ठीक है। क्यों फ्री व्हीलिंग बोलते हैं हम इसको, अभी वर्किंग इसके बारे में देखेंगे, इजीली समझ में आ जाएगा व्हाई इट इज कॉल्ड फ्री व्हीलिंग डायोड, ठीक है। सो अगर हम प्रीवियस सर्किट से कंपेयर करें, ठीक है, अगेन इनपुट सप्लाई दिया, एट एन एंगल अल्फा पे वी आउटपुट आपका क्रिएट हुआ, लेकिन अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो एट एन एंगल पाई, ठीक है। जैसे ही पाई पे पहुंचा वी आउटपुट जीरो हुआ, तो बट करंट हमारा जीरो नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो करंट हमारा जीरो नहीं हो रहा है, ठीक। बट दिस टाइम ड्यू टू दैट इंडक्टिव पार्ट, पहले आपका एल आपका प्लस था माइनस था, ठीक है। जैसे ये स्विचिंग हुई यानी पाई के बाद पहुंचा, तो ऑब्वियसली दिस इज माइनस हो गया इंडक्टर, अब माइनस प्लस हो गया, ठीक। यानी इंडक्टर आपका कुछ ना कुछ ये एनर्जी स्टोर कर चुका है, दैट्स वाई ये जो चार्ज एनर्जी स्टोर हुई है आफ्टर एंगल पाई, ठीक है, फ्री व्हीलिंग डायोड की हेल्प से ये आपका करंट फ्लो करता रहेगा, यानी आई आउटपुट आपका इन दैट केस आपका आई आउटपुट यहाँ पे फ्लो करेगा। इज दैट क्लियर? तो आप देख सकते हैं आई आउटपुट आपका क्लियर फ्लो कर रहा है, यानी फ्री व्हीलिंग डायोड आपका फॉरवर्ड बाइस हो गया, जिसके वजह से फॉरवर्ड बाइस है तो ऑब्वियस है डायोड के अक्रॉस वोल्टेज जीरो होगा आइडियली, तो फ्री व्हीलिंग डायोड के अक्रॉस वोल्टेज जीरो क्योंकि वो कंडक्ट कर रहा है, तो वी आउटपुट भी जीरो होगा। दैट्स वाई आप देख सकते हैं पाई के बाद आपका यहाँ वी आउटपुट रिवर्स बाइस में हम शो नहीं कर रहा, बिकॉज इंडक्टर कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर कर चुका है, वो एनर्जी वो डिलीवर करेगा आफ्टर पाई एंगल, ठीक है, थ्रू द फ्री व्हीलिंग डायोड, ठीक है। और ये आई आउटपुट आपका कंटिन्यूसली फ्लो करता रहेगा। दिस टाइम ये आपका देख सकते हैं डाउन होता जा रहा है, बिकॉज इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर हुई है वो अब डिस्चार्ज हो रही, ठीक है। कब तक डिस्चार्ज होगी, या तो वो जीरो तक पहुंच जाए, या फिर अगेन थायस्टर फॉरवर्ड बाइस होने के बाद हम उसको ट्रिगर कर दें। तो यहाँ हम प्री एज्यूम करके चलें लोड में आपका इंडक्टिव पार्ट इतना ज़्यादा था कि 2 पाई प्लस एल्फा तक भी आई आउटपुट जीरो नहीं हुआ, करंट कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है, लेकिन आफ्टर 2 पाई प्लस एल्फा जैसे ही हम लोग ने थायस्टर को अगेन टर्न ऑन किया, ठीक है, एंड अगेन वी आउटपुट वी एस सॉरी वी आउटपुट वी एस के बराबर हो गया, एंड आई आउटपुट अगेन आपका ये चार्जिंग हुआ। तो आप देख सकते हो दिस इज चार्जिंग, दिस चार्जिंग, अगेन चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, यानी जब थायस्टर को टर्न ऑन हो रहा है तो इंडक्टर चार्ज हो रहा है, जब थायस्टर आपका रिवर्स बाइस में जा रहा है तो आपका ऑब्वियस इंडक्टर डिस्चार्ज हो रहा है थ्रू द फ्री व्हीलिंग डायोड, ठीक। सो फ्री व्हीलिंग डायोड आपका मेन इंपॉर्टेंट, आप अगर हम कहें मेन इंपॉर्टेंट इसका एडवांटेज क्या है कि कंटिन्यूस कंडक्शन मिल रहा है, ठीक। कंटिन्यूस कंडक्शन मिल रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा रिपल फ्री हमको आई आउटपुट मिल रहा है, जो कि हमारे डीसी के लिए बेटर होगा, ठीक। सो विद द हेल्प ऑफ फ्री व्हीलिंग डायोड हमको एक रिपल कह सकते हैं कंटिन्यूस कंडक्शन करंट मिल रहा है, दैट्स वाई हम लोग फ्री व्हीलिंग डायोड यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक। थायस्टर के थ्रू करंट आप देख सकते हो, ठीक है, एंड फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू देख सकते हो। अगेन आई टी प्लस आई एफ डी को ऐड करिए तो ये ऊपर वाली वेव फॉर्म बनेगी। सिमिलरली वी आउटपुट और वी टी को ऐड करिए तो वी एस के बराबर ये वेव फॉर्म बनेगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक। जितनी बातें मैंने बताई यहाँ पे अगेन सारी चीज़ें ये आपकी पॉइंट वाइज
मेंशन है, ठीक है। आफ्टर एट एन एंगल 0 डिग्री पे क्या हुआ, एट एन एंगल पाई पे आपका क्या हुआ, एंड सो ऑन, ठीक। नाउ सर्किट टर्न ऑफ टाइम, अगेन क्या वो दो कंडीशन थी, आई आउटपुट देखिए, आई आउटपुट का वेव फॉर्म, दिस इज आई आउटपुट, और वी टी का वेव फॉर्म देखिए, ठीक। सो सबसे पहले वी टी पे अगर हम फोकस करें, कहाँ 0 to 2 पाई तक फोकस यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। और वी कैन से उसके आगे बढ़ें तो पाई से 2 पाई तक आपका रिवर्स बाइस्ड है, ठीक। इन दैट केस पाई से 2 पाई क्या, आई आउटपुट आपका 0 है, ठीक है। यस, वेट अ सेकेंड, आई आउटपुट यहाँ पे हम नहीं देखेंगे, थायरिस्टर के थ्रू हमको करंट देखना है, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस केस में वहाँ पे हमारा थायरिस्टर के थ्रू जो करंट था वो आपका आई आउटपुट के बराबर था, लेकिन यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में हम सर्किट टर्न ऑफ टाइम मतलब थायरिस्टर का टर्न ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। तो थायरिस्टर में आपका एनोड करंट कब किस टाइम के लिए वो 0 हो रहा है, आई आउटपुट तो हमको मिल रहा है कंटिन्यूसली, लेकिन थायरिस्टर करंट आपका देख सकते हैं पाई से 2 पाई एंड आफ्टर देन 2 पाई प्लस एल्फा तक वो आपका 0 है, ठीक। तो क्लियर यहाँ पे दिख रहा है, पाई से 2 पाई प्लस एल्फा तक अगर हम ले रहे हैं, लेकिन 2 पाई तक आपका सिर्फ रिवर्स बाइस, आफ्टर देन आपका फॉरवर्ड बाइस हो रहा है। तो ऑब्वियस है यहाँ पे हम सर्किट टर्न ऑफ टाइम कितना होगा, 2 पाई माइनस पाई, दैट इज पाई अपॉन बीटा, ठीक। आप देख सकते हैं, सॉरी 2 पाई माइनस पाई विच इज इक्वल टू पाई, पाई अपॉन ओमेगा, ठीक। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सर्किट टर्न ऑफ टाइम। सो सर्किट टर्न ऑफ टाइम मतलब थायरिस्टर के टर्न ऑफ टाइम की हम बात कर रहे हैं, ना कि आई आउटपुट। नॉर्मली अगर हम प्रीवियस सर्किट बात करें तो वहाँ पे तो हमारा आई आउटपुट थायरिस्टर करंट के ही बराबर था, ठीक। सो इसको ध्यान रखिएगा। देन अगेन सारी चीज़ें पॉइंट वाइज मेंशन है। एवरेज लोड वोल्टेज की हम बात करें, दैट इज योर डीसी आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। अगेन इंडिकेट करना है फंडामेंटल पीरियड, आप पहले देख लीजिए 1/2 पाई, कहाँ से कहाँ तक है, अल्फा से लेके दिस टाइम बीटा तक नहीं जा रहा है, पाई तक जा रहा है, ठीक है। जैसा वेव फॉर्म है बिल्कुल वही चीज़ आपको देखें यहाँ पे क्रिएट करना है, वेव फॉर्म एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है, ठीक। अगेन डीसी आउटपुट वोल्टेज, डीसी लोड करंट की हम बात करें, वी आउटपुट अपॉन आर ही रहेगा, ठीक है। अगेन क्योंकि इंडक्टर के पास जो डीसी वोल्टेज होगा दैट शुड बी 0, ठीक। देन आई आउटपुट, अगेन यहाँ पे अगर आपको कैलकुलेट करना हो जैसे हम लोगों ने प्रीवियस केस में कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो अगेन इसको देख लीजिएगा आप खुद से, कोई प्रॉब्लम होगी इस एक्सप्रेशन में तो पूछ लीजिएगा, ठीक। ना एडवांटेज जैसे कि मैंने बताया था, इन केस ऑफ एफ डी इज यूज, अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो लोड कंज्यूम पावर P1 फ्रॉम सोर्स फॉर अल्फा टू पाई, both V0 and I0 are present. Sorry, both V0 and I0 are positive, whereas energy in inductor is stored return to the source as power P2. V output is negative and I output is positive. ठीक, ये प्रीवियस केस में सर्किट में हो रहा था, ठीक है। स्टार्टिंग में आपका जब फॉरवर्ड बाइस हाइस्टर हो रहा है, V आउटपुट आई आउटपुट बोथ आर पॉजिटिव, लेकिन आफ्टर पाई आपका V आउटपुट नेगेटिव हो रहा था, आई आउटपुट पॉजिटिव हो रहा था, यानी आपका एक तरीके से नेगेटिव पावर यानी आपकी वो पावर ट्रांसफर टू द सप्लाई हो रही, तो ओवरऑल नेट पावर आपकी कहीं ना कहीं कम होगी, P1 माइनस P2। बट इन दैट केस अगर हम लोग इस पर्टिकुलर सर्किट की बात करें, जब हम लोग फ्री व्हीलिंग ड्राइव यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इजीली देख सकते हो फ्रॉम पाई से लेके फ्रॉम अल्फा से लेके पाई तक हमारा V आउटपुट पॉजिटिव है एंड आई आउटपुट भी पॉजिटिव है। आफ्टर देन आप देख सकते हो V आउटपुट हमारा 0 है, लेकिन जो एनर्जी ऑलरेडी इंडक्टर ने स्टोर करके रखी थी वो अगेन वो डिलीवर कर रहा है थ्रू द फ्री व्हीलिंग डायोड पर्टिकुलर लोड को, यानी वो R के पास एक तरीके से एनर्जी कंज्यूम। तो ओवरऑल पावर आपकी कितनी हो गई, P1 प्लस P2, ठीक। सो दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ फ्री व्हीलिंग डायोड, ठीक है ना। सो ऑब्वियस है पावर कंज्यूम हमारा बाय द लोड इज मोर अगर हम लोग फ्री व्हीलिंग डायोड को यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारा इनपुट पावर फैक्टर, ठीक है। इनपुट पावर फैक्टर अगेन पावर डिलीवर टू लोड अपॉन इनपुट वोल्ट एम्पियर, तो पावर डिलीवर टू लोड दिस टाइम हमारा ज़्यादा है, ठीक है, P1 प्लस P2 है, दैट्स वाई इनपुट पावर फैक्टर भी हमारा इम्प्रूव किया। लोड करें वेव फॉर्म इम्प्रूव हो रही है, जैसे मैंने बताया, ठीक है, कंटिन्यूस फॉर्म में हमको मिल रहा है, कह सकते हैं ऑलमोस्ट रिपल फ्री मिल रहा है, जो कि हमारे डीसी के लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है। सिमिलरली लोड परफॉर्मेंस इज़ बेटर बिकॉज कंटिन्यूशन करंट मिल रहा है आपको। सिमिलरली एज एनर्जी स्टोर इन एल इज ट्रांसफर टू आर, ओवरऑल कन्वर्टर एफिशिएंसी इम्प्रूव, ठीक है। दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ फ्री व्हीलिंग डायोड। आगे बढ़ते हैं सिंगल फेस हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विद RLE लोड, ठीक।
दिस टाइम आर एल के साथ हम लोग ने यहाँ पे ई, दैट इज कह सकते हैं कि हम लोग नॉर्मल डीसी मोटर की बात करें, ठीक। तो डीसी मोटर में रेसिस्टिव पार्ट भी होगा, इंडक्टिव भी होगा और ई पार्ट भी होगा, ठीक। ई पार्ट कहाँ से आ रहा है, विच इज़ बैक ई एम एफ, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे लोड एज अ डीसी मोटर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑब्वियस है आर एल ई लोड होगा, राइट। सो अगेन थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, है बहुत सिंपल, ठीक है। सप्लाई वोल्टेज हम लोग ने वी एस प्रोवाइड किया, ठीक। ई वोल्टेज कंटिन्यूसली बैक ई एम एफ रहेगा, ठीक है। कुछ छोटा एक अमाउंट होगा, उसको भी यहाँ पे हम लोग ने ड्रॉ किया है वी एस के साथ, ठीक ना। आप देख सकते हैं वी एस और ई जहाँ मीट कर रहा है, ठीक, उस एंगल, उस इंस्टेंट को हम लोग ने नाम दिया है थीटा 1, ठीक है। सपोज थीटा 1 से पहले हम थायरिस्टर को ट्रिगर करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो थीटा 1 से पहले आपका ई की वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वी एस, ठीक। अगर ई की वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वी एस तो ऑब्वियस है थायरिस्टर उस पर्टिकुलर केस में हमारा रिवर्स बाइस होगा। सो ऑब्वियस है थायरिस्टर रिवर्स बाइस, हम थायरिस्टर को ट्रिगर कर ही नहीं सकते। थायरिस्टर ट्रिगर कब होगा, जब फॉरवर्ड बाइस होगा। यानी थायरिस्टर को हम ट्रिगर कब कर सकते हैं, आफ्टर एंगल थीटा 1, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये जो थीटा 2 मार्क किया गया है पाई एंगल से पहले, ठीक है। सो ऑब्वियसली थीटा 2 के बाद भी हम थायरिस्टर को ट्रिगर नहीं कर सकते हैं क्योंकि थायरिस्टर उस केस में रिवर्स बाइस रहेगा। सो इन दैट केस हम लोग थायरिस्टर को कहाँ से कहाँ तक ट्रिगरिंग कर सकते हैं, फ्रॉम एंगल थीटा 1 टू थीटा 2, थीटा 1 और थीटा 2 के बीच में ही ट्रिगर कर सकते हैं। उससे पहले उसके बाद में हम इसको ट्रिगर नहीं कर सकते हैं क्योंकि थायरिस्टर हमारा रिवर्स बाइस होगा, राइट। सो आर एल लोड है, अगेन सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही अप्लाई होंगी। यहाँ देख सकते हैं आर एल ई के अक्रॉस हम लोग ने वी आउटपुट लिया है, ना कि आर एल के अक्रॉस, ठीक। सो जैसे ही हमने थायरिस्टर को ट्रिगर किया फॉर एग्जांपल एट एन एंगल अल्फा जो कि थीटा 1 से ज़्यादा है, ठीक। थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज आपका ऑब्वियस ज़ीरो हो जाएगा जब वो टर्न ऑन हुआ, तो वी आउटपुट बराबर आपका वी एस के बराबर हो जाएगा, ठीक, क्योंकि वी टी इज इक्वल टू ज़ीरो एट एन एंगल ज़ीरो, एट एन एंगल पर्टिकुलर एंगल पे जब हमने उसको ट्रिगर किया, ठीक है। सो आप देख सकते हैं सेम वोल्टेज जैसा वी एस में वैसा आपका अप्लाई हो गया और ये कंटिन्यू होता रहेगा क्योंकि इस समय आपका आई आउटपुट ज़ीरो नहीं हुआ एट एन एंगल पाई पे, ठीक। कब ज़ीरो होगा, एट एन एंगल बीटा, दैट्स वाई वी आउटपुट आपका ज़ीरो होता रहेगा, ठीक है। सॉरी वी आउटपुट आपका रिवर्स बाइस में भी कंडक्ट करता रहेगा, यानी बीटा तक वो आपका कंडक्ट करेगा। आफ्टर बीटा एंगल आई आउटपुट ज़ीरो हो गया तो वी आउटपुट भी वहाँ पे ज़ीरो हो जाना चाहिए, बट ई कंटिन्यूसली हम एज्यूम करके चल रहे हैं, दैट्स वाई उस ज़ीरो की जगह यहाँ पे हम लोग ने ई वेव फॉर्म को ड्रॉ किया, ठीक। सो आप देख सकते हैं वी आउटपुट के वेव फॉर्म में क्या डिफरेंस आ रहा है, बिल्कुल आर एल की तरह है लेकिन ई की वजह से कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। एक तो अल्फा का ट्रिगरिंग एंगल हमको एक तरीके से कह सकते हैं मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पता चल गई, थीटा 1 से थीटा 2 के बीच में हम ट्रिगर कर सकते हैं। दूसरा वी आउटपुट कभी भी ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि ई आपका बैक ई एम एफ हमेशा प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। सो ज़ीरो की जगह यहाँ पे हम ई शो करेंगे। देन अगेन करंट का वेव फॉर्म आई आउटपुट इज इक्वल टू आई एस, ईजिली वैसा का वैसा ही है। वी टी थायरिस्टर का क्रॉस अब यहाँ वोल्टेज, यहाँ पे भी इसका वेव फॉर्म थोड़ा हमको चेंज देखने को मिला है क्योंकि अगेन जो हमारे पास इक्वेशन थी दैट इज वी एस इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी टी, ठीक है। जब वी नॉट आपका ज़ीरो हो रहा था तो ऑब्वियस है वी टी की वैल्यू वी एस के बराबर हो रही थी, बट दिस टाइम आपका वी एस के साथ ये बैक ई एम एफ दैट इज ई भी आपका प्रेजेंट है, दैट्स वाई ये जो आपका रिवर्स बाइस में आप देख सकते हैं जो मैक्सिमम वैल्यू दिस टाइम वी एम नहीं होगा, वी एम प्लस ई होगा क्योंकि यहाँ पे हम ई वोल्टेज को भी कंसिडर करके चल रहे हैं, ठीक। अब सर्किट की इक्वेशंस लेके आप सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हो दिस वन, ठीक है, एंड सो ऑन। एट एन एंगल थीटा 1 पे वी एस और ई आपस में इक्वेट हो रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ पे वी टी की वैल्यू ज़ीरो है। ऑब्वियस है जब वी एस और वी एस और ई इज इक्वल टू आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, तो आपस में कैंसिल आउट कर रहे होंगे, उस समय थायरिस्टर का क्रॉस वोल्टेज यहाँ पे ज़ीरो हो रहा है एंड सो ऑन, ठीक है। सो अगेन जितनी बातें बोली सारी चीज़ें पॉइंट वाइज लिखी है, ठीक है। थीटा 1 अगर हमको कैलकुलेट करना है तो ऑब्वियस है आपका क्या होगा, साइन थीटा 1 इज इक्वल टू ई अपॉन बी एम, और वी कैन से ई इज इक्वल टू साइन ई इज इक्वल टू
वी एम साइन थीटा वन, ओमेगा टी की जगह हम लोग ने वहाँ पे थीटा वन पुट कर दिया एंड ईजिली थीटा वन यहाँ पे हम लोग ने कैलकुलेट कर दिया, दैट इज साइन इनवर्स ई अपॉन वी एम एंड सो ऑन। ठीक है, अगेन जैसे प्रीवियस केस में हम लोग ने आई आउटपुट कैलकुलेट कर रहा था, बिल्कुल यहाँ पे उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे, बस आर आई नॉट प्लस एल डी आई नॉट प्लस ई, आपका ई को भी यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर देन एवरेज लोड वोल्टेज, ठीक है, अगेन डीसी लोड वोल्टेज निकालने, तो जैसा वेव फॉर्म है उसी वेव फॉर्म की हेल्प से हम एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे। फंडामेंटल पीरियड दिख रहा है, अगेन 2 पाई है, अल्फा से बीटा तक आपका वी एस इक्वेशन होगा, दैट इज वी एम साइन ओमेगा टी। देन बीटा से 2 पाई प्लस अल्फा तक, यानी अगेन ट्रिगर होने के बाद, ठीक है, सो बीटा से 2 पाई प्लस अल्फा तक आपका वो वोल्टेज इक्वेशन क्या है, दैट इज वी आउटपुट जो इक्वेशन है ई के बराबर। अभी तक क्या होता था, 0 बराबर होता है, दैट्स वाई इसको हम नहीं इंक्लूड करते, दिस टाइम ई है, दैट्स वाई इसको हम लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो अगेन ईजिली आपका एवरेज लोड वोल्टेज कैलकुलेट हो गया। एवरेज लोड करें हर बार की तरह यहाँ पे दैट इज डिवाइडेड बाई आर तो किया, लेकिन साथ ही साथ माइनस ई वाला ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्यों आ रहा है। ठीक है, प्रीवियस केस में मैंने अगर हम लोग क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक, आई आउटपुट निकालना है, आई आउटपुट निकालना है, यानी इस आर के अक्रॉस जो वोल्टेज है डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, सो फिलहाल हम लोग वी आउटपुट कैलकुलेट किया है, एवरेज आउटपुट वोल्टेज दैट इज वी आउटपुट, लेकिन हमको आर के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। तो आर के अक्रॉस हमारा वोल्टेज क्या होगा, ऑब्वियस है ये जो टोटल वोल्टेज है माइनस ऑफ दिस बैक ईएमएफ, क्योंकि ये तो हमेशा प्रेजेंट रहेगा। ठीक, और इंडक्टर के अक्रॉस तो वोल्टेज 0, सो दिस माइनस दिस, दैट्स वाई हम लोग ने यहाँ पे वी एम साइन ओमेगा टी के साथ माइनस ई यहाँ पे यूज़ किया है, क्योंकि एक्चुअली में आई आउटपुट इज इक्वल टू वी आउटपुट अपॉन आर नहीं निकालने हम लोग, वी आउटपुट की जगह आर एम रेजिस्टर के अक्रॉस जो आपका एवरेज वोल्टेज है, एवरेज डीसी वोल्टेज है, वो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं डिवाइडेड बाई आर। तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, वी एम साइन ओमेगा टी माइनस ई के बराबर। ठीक है, देन सिमिलरली आर एम एस वैल्यू ऑफ लोड करेंट, अगर यहाँ पे हम लोग मान के चल रहे हैं विद एल इज इक्वल टू 0, आर एल को यहाँ पे 0 एज्यूम करके चल रहे हैं, तो ऑब्वियस है आर एम एस वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। ठीक, एल 0 लेके नहीं चलेंगे तो अगेन जो एक्सप्रेशन हम कैलकुलेट करेंगे वहाँ से निकालेंगे, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, दैट्स वाई उस इक्वेशन से आपको कभी भी आर एम एस वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी। तो आर एम एस अगर आपको निकालना है तो एल को यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए 0, तो फिलहाल यहाँ पे आपका आर एम एस निकला है। देन सिमिलरली पावर डिलीवर टू लोड इनटू पावर फैक्टर एंड अगेन सर्किट टर्न ऑफ टाइम। ठीक, सो जैसा मैंने जो कंडीशन बताया था उस पर अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, आई आउटपुट ऑब्वियस है, आई आउटपुट आई एस और थायस्टर के थ्रू जो करंट होगा ऑल आर सेम, यही आपका आई टी की भी वेव फॉर्म होगी। ठीक, सो 0 कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, बीटा से 2 पाई एंड 2 पाई प्लस अल्फा तक भी आपका हो रहा है। ठीक है, लेकिन थायस्टर रिवर्स बाइस कहाँ से कहाँ तक है, बीटा से लेके 2 पाई तक, इज दैट क्लियर। लेकिन अगर आप ध्यान दें 2 पाई से थोड़ा आगे तक भी आपका ये रिवर्स बाइस है, वो एंगल क्या है, दैट इज थीटा 1, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे स्टार्टिंग इनिशिएशन से शुरू करें 0 से थीटा 1 तक, वही चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रही है। ठीक है, सो दैट्स वाई सर्किट टर्न ऑफ टाइम आपका क्या हो जाएगा, दैट इज 2 पाई प्लस थीटा 1, दिस टाइम 2 पाई तक नहीं ले रहे हैं, 2 पाई प्लस थीटा 1 जो एक्स्ट्रा एंगल है माइनस बीटा। ठीक है, बीटा तक ऑब्वियस है आपका फॉरवर्ड बाइस में था, करंट हमारे कुछ नहीं था, दैट्स वाई सर्किट टर्न ऑफ टाइम 2 पाई प्लस थीटा 1 माइनस बीटा अपॉन ओमेगा, यूनिट क्या होगी, सेकेंड। ओके ओके, थैंक यू। आगे नेक्स्ट टॉपिक इसको हम लोग जो आपका है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।